कैस क्रॉस के ऊपर डिस्कशन किया था एंड हम जेनेटिक्स में धीरे-धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। सो आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे इट वुड बी अबाउट द प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी कहने को काफ़ी ईज़ी है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि ये जहाँ पे रेशो 3:1 दिया है, वो 2:1 कैसे है, ये जीन से क्या रिलेशन है। तो एक सिंपल लॉजिक में मैं बात करूँगा। होता क्या है कि आपका जो एक जीन होता है वो एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है, राइट? लेकिन प्लियोट्रॉपी के केस में क्या होता है, जब एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि इसमें होता कैसा है कि अगर आप देखोगे, इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है सिकल सेल एनीमिया। तो इस सिकल सेल एनीमिया में अगर आप देखोगे तो तीन तरह के हमको देखने लोग मिलते हैं। एक आपका है HbA जिसको हम कहते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल। फिर आपका है HbS, ये देख के मालूम पड़ता है हेट्रोजाइगस है, तो ये कैरियर है, राइट? ये होता है कैरियर। और एक तीसरा आपको मिलता है HbS। एस आप देखोगे यहाँ पे, ये क्या है, डिजीज्ड है, तो नॉर्मली इसका डेथ होता है, तो ये लीथल है, तो इसको हम ये भी बोलते हैं डिजीज्ड। ओके, सो अब ये है क्या, आपने बोला HbS HbA ये, तो एस का मतलब आप यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो, इट इज सिकल सेल एनीमिया। तो जब मैं बोलता हूँ सिकल सेल एनीमिया की बात करता हूँ, HB से मालूम पड़ता है कि हीमोग्लोबिन की बात कर रहे। तो जब मैं बोलूंगा सिकल सेल एनीमिया, राइट, इसमें जो हीमोग्लोबिन है, एज यू ऑल नो कि हीमोग्लोबिन में आपको दो चेन मिलते हैं, दो अल्फा दो बीटा। मतलब ऐसे आपके अल्फा, फिर आपका ऐसा बीटा, ऐसा आपका टेट्रा, राइट? जैसे हम बोलते हैं ना प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ये, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी। तो इसमें बोलूंगा दो अल्फा चेन है, दो बीटा चेन है, क्रोमोसोम 11 एंड क्रोमोसोम 16 रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उतना वो याद रखना नहीं। फिलहाल देखना सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, तो प्लियोट्रॉपी कंसेप्ट समझेगा। तो सिकल सेल एनीमिया में अब जब मैं हीमोग्लोबिन की बात करूंगा, अभी मैंने बोला कि हीमोग्लोबिन में मुझे दो चेन मिलते हैं, दो अल्फा है दो बीटा है, ठीक है। और ये कैसा है, ये एक एग्जाम्पल है म्यूटेशन का, लेकिन ये कौन सा म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पूछता है। तो एग्जाम्पल ये किसका है, पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया इज द पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। अब जब मैं बात करूंगा एक नॉर्मल जो आपका हीमोग्लोबिन का जो जीन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन बनता है उसमें अमाइनो एसिड्स देखेंगे, तो ऐसा रहेगा, यू विल बी हैविंग अ वैलिन, देन आपका होता है हिस्टिडीन, देन आपका होगा ल्यूसिन, थ्रियोनिन, फिर क्या है प्रोलिन, फिर आपका है ग्लूटामिक एसिड, और फिर आपका है ग्लाइसिन। ये सीधा मैं इसे ड्रॉ करना था, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम है, तो इसमें आपको देखना है यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे ये कौन सा पोजीशन है, लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7। सो मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो छठवें पोजीशन पे क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। ओके, ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है। ये आपका नॉर्मल आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक है। उसके सिक्स पोजीशन में इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड क्या आ जाता है, आपका बन जाता है वैलिन। क्या बनता है, इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड क्या बन जाता है, वैलिन। बाकी सेम रहेगा, सेम डिक्टो, यहाँ पे और यहाँ पे सेम। सिर्फ सिक्स पोजीशन में इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड क्या बन जाता है, वैलिन बन जाता है। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। आई होप ये क्लियर हुआ। तो प्लियोट्रॉपी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका, जैसे एग्जांपल लिया मैंने सिकल सेल एनीमिया, जहाँ पे एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करता है। तो अब देखोगे यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी आ सकता है, एक कैरियर भी आ सकता है, और एक लीथल जीन जो मतलब क्या डिजीज कॉजिंग जीन है वो भी आ सकता है। अब होगा क्या, जब मैं बात करूंगा जो नॉर्मल केस में जो इंडिविजुअल होता है, प्लीज यहाँ पे समझने का ट्राई करना। जैसे इसमें जो आरबीसी होता है वो आपको प्रॉपर शेप में मिलेगा, कैरियर में ये हल्का ऐसा हो जाएगा,
सिकल शेप्ड, क्रेसेंट मून शेप्ड, चांद जैसा आपको दिख जाएगा। और लीथल में आप देखोगे बराबर, जहाँ पे ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, न के बराबर। ठीक है, तो अब ये इससे क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट। सो बट वो होगा कैसे, जैसे बोला ना कि 6 पोजीशन में इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड आपको क्या हो जाता है, वैलिन। तो नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो डीएनए केस में, अगर मैं डीएनए का अगर देखूंगा CTC, ठीक है, तो थायमिन की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, एडेनिन। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, आई होप इतना आपको अगर आइडिया रहेगा। यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन होगा बाबा, डीएनए से क्या बनेगा आपका, एमआरएनए। ठीक है, ज्यादा लोड लेना नहीं है, डीएनए से बनेगा एमआरएनए। तो इसका ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री, सी का जी होता है, टी का ए होता है, सी का जी, साइटोसिन का साइटोसिन का आपका गुआनिन, थायमिन का एडेनिन, और साइटोसिन का अगेन गुआनिन। तो ऐसा नॉर्मली हो रहा था, ये नॉर्मल केस, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है ना, उस केस में हो रहा था। तो मुझे क्या मिलता था, आई टू गेट ग्लूटामिक एसिड। अब हुआ क्या सर, ये इसमें पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से जो टी की जगह पे क्या आपको आ जाता है, आप देखोगे तो सी, टी की जगह पे खाली आ गया ए, बाकी कुछ दिक्कत नहीं। तो अभी सेम चीज रहेगा GUG। अब GAG जो है वो कोड कर रहा था किसको, ग्लूटामिक एसिड। और अभी GUG किसको कोड करेगा, वैलिन को। किसको कोड करेगा, वैलिन को। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे ये सेम केस, ये भी आपका डीएनए है, और ये आपका जो बनेगा वो क्या रहेगा, एमआरएनए। क्या रहेगा, एमआरएनए। आई होप इतना क्लियर है। तो इसके हिसाब से जैसे मैंने बोला कि आपका एक रहेगा ये नॉर्मल इंडिविजुअल, ठीक है, ये आपका रहेगा एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एच बी ए जैसे हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो कैरियर रहेगा और लीथल रहेगा, लीथल तो डिजीज हो गया। नॉर्मली कैरियर में डिजीज होता है लेकिन दिखने में नहीं आता, क्योंकि जैसा ये ए है, ये डोमिनेंट वाला पार्ट है जो रोक के रखेगा, राइट, जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर अगर आप देखो तो रेशो कैसा मिलना चाहिए, रेशो मिलना चाहिए एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक कैरियर, एक लीथल, है कि नहीं। तो 3 होना चाहिए। तो रेशो शुड बी, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, द रेशो शुड बी 3:1, बराबर। लेकिन होता कितना है, 2:1, क्योंकि एक मर जाएगा लीथल अप टू रिप्रोडक्टिव एज तक। आप देखो तो इट इज लाइक दैट, क्योंकि आरबीसी का ही यहाँ पे सीनार देखोगे तो आरबीसी क्या हो जाएगा, इसमें दोनों सिकल शिफ्ट है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, पूरा डिक्रीज होता है। तो इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया जो कैरियर होता है, आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीजन होल्डिंग वैलिन अगर आ गया तो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज एंड शेप ऑफ आरबीसी विल बिकम सिकल शेप्ड, इसी को हम बोलते हैं सिकल शेप। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स इन कैरियर को हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया कैरियर। डिजीज को हम बोलते हैं सिकल सेल। तो इसको बोलेंगे हम प्लियोट्रोपी। तो समझना है बेसिकली प्लियोट्रोपी का मतलब क्या है, व्हेन वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर। नॉर्मली एक कैरेक्टर कंट्रोल होता है नॉर्मल, एक डिजीज, यहाँ पे देखो एक नॉर्मल भी कंट्रोल कर रहा है, कैरियर भी कर रहा है, डिजीज भी कर रहा है ना। अब ये होता कैसे, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। एक ही पॉइंट में म्यूटेशन हो, कहाँ पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा था, कहाँ है वो पॉइंट, कहाँ है वो पॉइंट, पॉइंट यहाँ है, टी की जगह पे आ गया ए। तो जो GAG बनने वाला था ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे 6 पोजीशन पे क्या बन गया, वैलिन बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गया, एंड देन अब तो ये 3 चीज आपको मिलेगा। अब एक सिंपल सी बात है, अब अगर एक लॉजिक हम लगाएंगे कि दो कैरियर की अगर शादी होती है, ठीक है, तो दो कैरियर, अगर हमको क्वेश्चन आया कि दो कैरियर की शादी होती है तो आप बताओ कितने बच्चे का प्रोबेबिलिटी है कि डेथ होने के चांसेस है, कितने बच्चे कैरियर बनेंगे, कि कुछ बच्चा नॉर्मल बन सकता है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे, राइट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द चाइल्ड बिटवीन द टू कैरियर सिकल सेल एनीमिया, कैन बी अ नॉर्मल, वाइस वर्सा, इट कैन बी अ कैरियर और इट कैन बी डिजीज। तो सिंपल सा है, HbA HbS ये कैरियर है, बराबर। इसकी अगर अगर हमेशा हम शादी किससे करा रहे, HbA HbS, यूनिट स्क्वायर बनाएंगे। मैंने बोला आपको कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना है, HbA तो आपको क्या मिलेगा, एक नॉर्मल मिल सकता है, फिर HbA HbS, फिर वापिस HbA
HBS, फिर आपको मिलेगा HBS, HBS। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है राइट कि बोलते हैं ना कि एक डिजीज मिलेगा, चौथा बच्चा डिजीज रहेगा, पहला बच्चा नॉर्मल रहेगा, सेकंड बच्चा कैरियर रहेगा, थर्ड बच्चा, ये प्रोबेबिलिटी है, दिस इज प्रोबेबिलिटी राइट। 25% चांस है कि बच्चा नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल को मैं ऐसे बना रहा हूँ रेड में, ठीक है। फिर आपके 50% चांस रहेंगे कि जो जो बच्चे रहेंगे वो क्या रहेंगे, कैरियर, और 25% चांस रहेंगे कि वो बच्चा क्या रहेगा, डिजीज, क्या रहेगा, डिजीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर दो कैरियर की शादी होती है तो 25% चांस है कि बच्चा डिजीज हो सकता है। क्लियर हुआ ये, सिंपल। आई होप ये पार्ट पूरा आपको क्लियर है एवरीवन, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिनाइल कीटोन यूरिया, सॉरी फिनाइल कीटोन यूरिया बोल रहा हूँ, सिकल सेल एनीमिया। मेरे मन में जस्ट और एक आपका आया, फिनाइल कीटोन यूरिया भी आपको बता देना चाहिए। तो फिनाइल कीटोन यूरिया भी आपका, आप देखो तो ये जीन म्यूटेशन वाला पॉइंट है, लेकिन वो भी मैं बताऊंगा नहीं, पहले मुझे प्लियोट्रॉपी समझाना था। तो आई होप आपको ये प्लियोट्रॉपी समझ में आया, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दी प्लियोट्रॉपी, जहाँ पे एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसमें और एक दो पॉइंट भी है राइट, तो उसमें आपको ये चीज़ याद रखना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि हीमोग्लोबिन जो है उसमें आपके दो अल्फा और दो बीटा है। मैंने बोला सिक्स पोजीशन में चेंजेस हो रहे, लेकिन सिक्स पोजीशन में एग्जैक्टली आप बोलोगे तो कहाँ हो रहे, है ना, सिक्स पोजीशन में आपका चेंजेस कहाँ हो रहा है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है, ये तो आपका हो गया कि अगर दो कैरियर के बीच में क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि इसमें आपका होगा क्या, तो ये आपका याद रखना, सिकल सेल एनीमिया क्या आपका, इट्स अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, क्योंकि कोई क्रोमोसोम पे ना एक्स पे ना वाई पे ये बीमारी है, बीमारी कहाँ पे, क्रोमोसोम पे है, लेकिन कौन सा क्रोमोसोम, एक्स वाई पे, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं, ये कहाँ पे, ऑटोसोम पे, कहाँ पे, ऑटोसोम पे, ठीक है। और ये रिसेसिव है क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे एच बी एच बी एच बी एच बी एस, लेकिन मजे की बात यहाँ पे ये है कि कैरियर जो है जिसमें डिजीज दिखता नहीं है उसमें ये डिजीज दिख रहा है, मतलब वो भी जस्ट बिकॉज वो कैरियर इसके लिए जिंदा है। अगर दोनों ही एक्टिव जीन होते तो वो क्या होता, वो लीथल जीन होता एंड डिजीज हो जाता। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि रेशो यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो 3:1, एक नॉर्मल एक कैरियर एक डिजीज के बदले आपको क्या मिलेगा, दो 2:1, क्या मिलेगा, 2:1। आई होप ये क्लियर है एक जीन के हिसाब से। अब ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। बाद में अभी आपने सर अल्फा और बीटा चेन के हिसाब से बताया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्स पोजीशन पे चेंज हो रहा है, लेकिन वो सिक्स पोजीशन किसका आपने ये नहीं बताया, अल्फा और बीटा, तो हाँ, तो सिक्स पोजीशन ऑफ बीटा चेन, ठीक है, ऑफ हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से क्या होगा कि द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन विल चेंज। अब ये चेंज की वजह से क्या होगा, देयर वुड बी चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी। उसकी वजह से क्या होगा, मैंने बताया O2 कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा, डिक्रीज। उसकी वजह से क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी। तो थोड़ा थोड़ा काम करने से मुंह से सांस लेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो उनका आरबीसी है वो आरबीसी कैसा हो गया है, सिकल सेट हो गया। तो आप इमेजिन करो ना, अगर मैं ब्लड फ्लो की बात करूंगा, बोलोगे इतना क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अच्छा तो स्ट्रक्चर दिख रहा है आरबीसी, तो ऐसा होना चाहिए था राइट। तो आप देखोगे तो ये ब्लड स्ट्रीम है, अब इसमें कैसा होगा, ऐसा सिकल सेट हो गया, देखो दूसरा किधर अटक गया, चौथा किधर अटक गया, ऐसे, तो पूरा क्लॉट हो गया ना, ठीक है नहीं। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। आरबीसी का स्ट्रक्चर क्यों हुआ चेंज, क्योंकि हीमोग्लोबिन चेंज हुआ, हीमोग्लोबिन चेंज का पॉइंट म्यूटेशन में हुआ, बराबर, टी की जगह पे ए आ गया, ठीक है। और चेंज कहाँ मिला मुझे, बीटा चेन में। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी कैसा, नेचर कोई चीज देता है तो नेचर कोई चीज मतलब छीनता है तो कोई चीज देता भी है। अभी जो मैं यहाँ पे बात करूँ ना, HbA HbS, इनकी बात करूंगा, ठीक है, तो इनको कभी भी मलेरिया नहीं होगा, दे आर वेरी मच रेजिस्टेंट टू मलेरिया, जिसको भी HbA HbS वाला है,
जो आपका फॉल्टी वाला पार्ट है, बराबर, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरियल पैरासाइट। वाई? बिकॉज मलेरिया का जो पैरासाइट है उसमें जो प्लाज्मोडियम फैलकेबरम, प्लाज्मोडियम ओवल ओवेल, बाद में फिर आपका सॉरी बाद में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तो होता क्या है कि इनको इतना पूरा स्पेस चाहिए जहाँ पे वो लोग आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जब ये मलेरियल ये एच बी एस की बात करेंगे, कैरियर की बात करेंगे, तो उसमें स्पेस क्या कम है, तो वहाँ पे वो पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसके लिए कभी उनको मलेरिया नहीं होगा। ठीक है। तो बट ये ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छी बात है, बट ठीक है। बट उनको बोले नहीं, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको लाइफ में कभी मलेरिया नहीं होगा, बोला थैंक यू, लेकिन आपको सिकल सेल एनीमिया, आप कैरियर हो। तो वही है, तो जिसको होता है उसको ही तकलीफ होती है। तो आई होप ये पार्ट पूरा आपका क्लियर रहेगा। एच बी एस याद रखना, लीथल डिजीज है। तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए डिटेल में, आपको एक नोट्स टाइप मिल गया प्लियोट्रोपी का। राइट, क्वेश्चन ये आएगा कि भाई कौन सा म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है, कौन सा डिजीज है, ऑटोसोमल डिजीज है, बराबर। फिर एक आपका पेडिग्री वाला पार्ट भी रहेगा, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। बाद में फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन आपका चेंज होगा, फिजिकल एफिशिएंसी चेंज होगा। सो हियर वी एंड द। सो प्लियोट्रॉपी में और एक एग्जांपल है जो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट फिर भी मैं और एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। सो यहाँ पे कैसा है कि हमको ये चीज़ याद रखना है कि एक सिंगल जीन, जैसे मैंने बोला कि एक जो सिंगल जीन रहता है वो बहुत सारे कैरेक्टरों क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो हमने यहाँ पे देखा कि स्टार्टिंग में ही कि वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर। तो अभी जैसे कि अगर मैं इसमें एक सिंपल सा अगर एग्जांपल लूँगा, तो इन केस ऑफ आपका पी में ही, पी का जो हमने प्लांट का एग्जांपल लिया था, तो उसमें आप देखोगे तो एक होता है आपका बी जीन, ठीक है, एक आपका बी जीन होता है। सो ये जो बी जीन है, राइट, ये एक सादा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। जैसे पहला जो कैरेक्टर है वो कंट्रोल करेगा स्टार्च ग्रेन, मतलब इसमें कितना कंटेंट है, राइट, स्टार्च का कंटेंट। और दूसरा वो ये भी देखता है कि जो सीड बनेगा उसका शेप क्या रहेगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल लेंगे, अगर मुझे मिलता है कैपिटल बी एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, लार्ज, मतलब स्टार्च कंटेंट भी ज़्यादा है, और जो सीड शेप है वो भी क्या है, लार्ज है। फिर आपका आता है स्मॉल बी, मतलब ये क्या रहेगा, स्मॉल, कम स्टार्च कंटेंट रहेगा, और शेप भी क्या रहेगा, छोटे देंगे, शेप भी छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा। अब अगर इनको मैं क्रॉस करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सिंपल सा, जैसे हमने पढ़ा था कैपिटल टी को अगर मैं क्रॉस करता हूँ स्मॉल टी से, तो मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, और ये रिसेंबल करता है पेरेंट के फर्स्ट पार्ट को, मतलब इट्स लाइक कि टॉल रहेगा। लेकिन तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि आप दोनों ही कैरेक्टर थोड़े दिखते हैं। जैसे अगर मैंने स्नैपड्रैगन का एग्जांपल लेंगे, डॉग फ्लावर का हमने जो पढ़ा था कि एक रेड कलर फ्लावर है, एक व्हाइट कलर फ्लावर है, दोनों को क्रॉस किया तो पिंक कलर फ्लावर मिला। मतलब रेड ज्यादा डोमिनेंट है लेकिन पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हुआ, है ना। तो ये वैसे ही, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, जो कैपिटल बी स्मॉल बी है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ लार्ज, राइट, आपको क्या मिलता है, इंटरमीडिएट साइज मिलता है। क्या मिलता है, इंटरमीडिएट साइज मिलता है। ठीक है। तो जो ये जो एग्जांपल है आपका, सिंपल सा अगर लॉजिक लेंगे तो ये स्मॉल भी तो आपको समझ में आ गया, ये आपको ऑलमोस्ट रिंकल टाइप मिलेगा। ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एक एग्जांपल है, और ये आप बोल सकते हो प्लियोट्रोपी का भी ये एक काइंड ऑफ आपका एग्जांपल है, क्योंकि मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहे हैं, ये भी हो रहा है और ये भी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक जीन, खाली जो बी जीन है, एक सिंगल जीन, वो क्या कर रहा है, मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब और एक आपका एक डिजीज है जिसको बोलते हैं PKU, मतलब क्या सर, इसका मतलब है फिनाइल क्यूटोन्यूरिया। ठीक है, बात करूं तो क्या है, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया। अब जो फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, इस केस में होता क्या है, आप देखोगे तो नॉर्मली क्या होता है, ये भी जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। ठीक है, इट इज कॉस्ट ड्यू टू जीन म्यूटेशन। ठीक है,
एक ऐसा जीन जो एक अमाइनो मतलब कुछ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो एक एंजाइम बनाएंगे। वो एंजाइम क्या है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस। अंडरस्टूड? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस। अब ये जो एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारा जो अमाइनो एसिड है ना, फिनाइल एलानिन, राइट, इसको कन्वर्ट करने में इनटू टायरोसिन। और ये जो टायरोसिन है आपका मल्टीपल पाथवेज, मल्टीपल बायो सिंथेटिक पाथवेज में क्या होता है, ये यूज होता है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये एक जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, बराबर। और वो जीन म्यूटेशन से क्या, वो जीन नॉर्मली क्या बनाने वाला था? ये एंजाइम बनाने वाला था। ठीक है, और ये एंजाइम का मेन काम क्या है? आपके बॉडी के अंदर जो भी फिनाइल एलानिन है उसको कन्वर्ट करता है इनटू टायरोसिन, उसको कन्वर्ट करता है इनटू टायरोसिन। लेकिन होता क्या है, जीन का म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस बनता नहीं है। इफ देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस, देन देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। फिनाइल एलानिन का टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं होगा तो इसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा, इसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा, तो ये बराबर ब्रेन में हो गया, बाकी सारी बायोसिंथेटिक जो पाथवेज है उसमें ये इंटरफेयर करेगा, जिसकी वजह से इन शॉर्ट आप बोलोगे तो आपका, राइट, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, उसके बाद आपका हेयर रिडक्शन, ठीक है, इवन स्किन पिगमेंटेशन, ये भी रिडक्शन, स्किन पिगमेंटेशन का भी रिडक्शन। तो ये बहुत सारे डिजीज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो आप देखोगे कि एक जीन के म्यूटेशन होने की वजह से एक से ज्यादा कैरेक्टर क्या हो रहे, दिखने में आ रहे। समझ में आ रहा है? एक सिंपल लॉजिक है, फिनाइल केटोनूरिया, आपका फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, टायरोसिन क्या करता है, बहुत सारे बायोसिंथेटिक पाथवेज में काम आता है। बट ये कन्वर्ट करने के लिए यू रिक्वायर एन एंजाइम जिसको हम बोलते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस नहीं बन रहा है सर, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जीन म्यूटेशन हो गया। नहीं बनेगा तो किसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा? इसका, क्योंकि ये कन्वर्ट इसमें नहीं हो रहा है। तो सिंपल से होता है मेंटल रिटार्डेशन, स्किन पिगमेंटेशन रिडक्शन, ब्रेन को डैमेज करता है, हेयर रिडक्शन, पूरी तरह से ये क्या करता है, बॉडी को डैमेज करने में इसका रोल रहता है। तो ये आपका, और एक आप याद रखना, दिस इज अगेन आपका, ये भी आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर में है। बाद में आपको ये मैंने पी ग्रेन, पी का साइज बताया, 3 एग्जाम्पल बता दिए। ये बी जीन वाला, ये बी जीन आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी क्या है, वन ऑफ द एग्जाम्पल है। ठीक है, देन आपका सिकल सेल एनीमिया। सो ये आपका कंप्लीट, बराबर आप देखोगे तो एनसीईआरटी इन सब के हिसाब से फिनाइल एंड अपना प्लियोट्रोपी के बारे में इंफॉर्मेशन है, राइट। तो इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ओके, टाटा, थैंक यू, बाय।